एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी जैसे हमने लास्ट वीडियो में इनकम टैक्स में क्या चेंजेस आए हैं बजट 2023 में ये देखा। अब इस वीडियो में मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन मतलब जीएसटी में क्या चेंज आया और कस्टम एक्ट में क्या चेंज आया ये हम देखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर जैसे ऐसी एजुकेशन वीडियो मिलते रहे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन इसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं बट बेसिकली जो चेंज आए हैं वो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो डिसीजन हुए थे उसी को ही उन्हें एप्लीकेबल करा है अब एक्ट में भी। तो लेजिस्लेटिव चेंजेस इन जीएसटी लॉ जैसे कि जीएसटी मीटिंग में डीक्रिमिनलाइजेशन से रिलेटेड सेक्शन 132 एंड 138 में अमेंडमेंट्स आए थे, जो कि पहला था मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ टैक्स अमाउंट फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन। तो जो जेल के प्रावधान थे उसकी जो लिमिट थी मिनिमम टैक्स अमाउंट की वो पहले 1 करोड़ थी, उसको बढ़ा के 2 करोड़ कर दी गई है। तो मतलब अब जो प्रोसिक्यूशन एप्लीकेबल होगा वो उस ऑफेंस में होगा जिसका टैक्स अमाउंट 2 करोड़ के ऊपर हो। पर इसमें एक ऑफेंस को अभी भी छोड़ दिया है, मतलब उसमें अभी भी 1 करोड़ की ही एप्लीकेबिलिटी होगी। वो ऑफेंस क्या है? अगर आपने ऐसे इनवॉइसेस इशू करे हैं जिसमें आपने गुड्स या सर्विसेज डिलीवर नहीं किए हैं, तो ऑफेंसेस ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइसेस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, इसमें अभी भी लोअर लिमिट ही एप्लीकेबल है फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन। दूसरा जो डीक्रिमिनलाइजेशन आया था वो था कंपाउंडिंग अमाउंट। कंपाउंडिंग अमाउंट को रिड्यूस किया था, रिड्यूस करके 25% को 100% ले आए थे। पहले जो जो लिमिट थी वो थी 50% से 150% ऑफ टैक्स अमाउंट। तो इसी को ही एक्ट में भी लेकर आए हैं। डीक्रिमिनलाइज सर्टेन ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज जे जी के ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 132 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो कि कौन से हैं? obstruction or preventing any officer in discharge of his duty. Second, deliberate tempering of material evidence, failure to supply the information। अगर ऐसे offenses हैं तो ये सारे offenses को decriminalize में cover कर दिए हैं। तो ये first change आया जीएसटी में। Second है उन अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स और कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए जो कि स्मूथली इंट्रा स्टेट सप्लाई कर पाए थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो इसी के लिए अमेंड किया है सेक्शन 10 एंड सेक्शन 122 सो दैट अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स एंड कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर इजिली इंट्रा स्टेट सप्लाई कर पाए थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट लेकर आए हैं, कुछ कुछ चीजों को exempt करा गया है। पैरा 7, 8A and 8B were inserted in Schedule 3 of CGST Act 2017 with effect from 1st February 2019 to keep certain transaction activities such as supply of goods from a place outside the taxable territory to another place outside the taxable territory, high seas sales and supply of warehouse goods before their home for Section 48 clearance outside the purview of GST। तो ये 1 फरवरी 2019 से चेंज आया। क्या आया? एक तो सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी, इसको 1 फरवरी 2019 से जीएसटी के पर्व्यू से बाहर निकाल दिया। हाई सी सेल्स को कर दिया। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर देयर होम क्लियरेंस को जीएसटी के पर्व्यू से बाहर निकाल दिया। पर जो पीरियड था 1 जुलाई 2017 से 31 जनवरी 2019 तक का, मतलब जब से जीएसटी आया तब से 31 जनवरी 2019 तक का जो पीरियड था उसमें कुछ कुछ लोगों ने टैक्स पे कर दिए। तो ये जो चेंज आया ये रेट्रोस्पेक्टिव चेंज आया, 1 जुलाई 2017 से अब एप्लीकेबल कर दिया है। पर जिन जिन लोगों ने टैक्स पे कर दिया था ना इस पीरियड में जुलाई 17 से 31 जनवरी 2019, उनको रिफंड नहीं मिलेगा, ये भी स्पेसिफाई कर दिया है एक्ट में। तो अमेंड भी कर दिया शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। उसके बाद रिटर्न फाइलिंग अंडर जीएसटी, जो रिटर्न सेक्शन 37, 39, 44, 52 के तहत फाइल किए जाते हैं उसमें ये प्रपोजल आया था कि 3 साल से पहले तक के आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। तो ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड होता। अब वो एक्ट में भी लिया है कि इन सारे सेक्शंस को अमेंड करके रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रेलेवेंट रिटर्न एंड स्टेटमेंट। मतलब 3 साल से ज्यादा के पीरियड पे आप रिटर्न या स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकते।
इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू CSR। CSR से रिलेटेड जो आपने एक्सपेंडिचर किए हैं उसके ऊपर GST पे किया है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके लिए अमेंड कर दिया है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो कि ब्लॉक क्रेडिट है, उसको अमेंड करके ऐड कर दिया है इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन which are used or intended to be used for activities relating to his obligation under corporate social responsibility referred to in section 135 of Companies Act 2013। ऐसे गुड्स या सर्विसेज जो कि यूज हो रहे हैं फॉर एक्टिविटीज फॉर रेंडरिंग CSR एक्टिविटी, वो गुड्स और सर्विसेज पे जो आपने GST पे किया है उसका आपको ITC नहीं मिलेगा, दैट इज ब्लॉक क्रेडिट। ये आप बहुत इंपॉर्टेंटली नोट कर लें क्योंकि आजकल CSR एक्सपेंडिचर बहुत हो रहे हैं, कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है एज पर सेक्शन 135। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन है। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एक नया सेक्शन 158A इन CGST एक्ट इंसर्ट करा है जिसमें हमने बताया कि आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो through return और application for registration और statement of outward supply, या फिर आप ई-वे बिल के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हो या इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस आप करते हो, ये सारी चीजें कॉमन पोर्टल में अवेलेबल है और यही चीजें फिर अदर सिस्टम भी शेयर की जाएगी। नेक्स्ट है अमेंड किया गया है सेक्शन 16 सेक्शन 2 सब क्लॉज 16 को। इसमें जो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट की डेफिनेशन है इसको रिवाइज कर दी गई है। उसमें से सिर्फ एक कंडीशन उन्होंने रिमूव किया है, वो है receipt of online information and database access or retrieval services for purpose other than commerce, industry or any other business or profession so as to provide for taxability of order service provided by any person located in non-taxable territory to an unregistered person receiving the said service located in taxable territory। Basically ये है कि कोई पर्सन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और वो ऑनलाइन डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा है एक ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में सिचुएटेड है। अब ये जो ऑनलाइन डेटाबेस है अगर ये अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री और अदर देन बिजनेस पर्पस है तो ये जो कंडीशन है रिसीट ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस की, इसको रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट डेफिनेशन। Further, it also seeks to clarify that the person registered solely in terms of clause 6 of section 24 of CGST Act shall be treated as unregistered person for the purpose of said clause। नेक्स्ट है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। इसमें भी अमेंडमेंट आया है, इसमें भी एक कंडीशन रिमूव कर दी गई है। तो ऑर्डर के जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब क्लॉज 17 में दिया गया ऑफ IGST एक्ट विच अमेंड्स a condition, remove the condition of rendering of said supply being essentially automated and involving minimal human intervention। तो ऑटोमेटेड है और जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है तो उसकी जो कंडीशन है वो से हटा दी गई है। Place of supply in certain cases, provision to subsection 8 of section 12 of IGST Act is being omitted so as to specify the place of supply irrespective of destination of goods in case where supplier of service and recipient service are located in India। तो omit कर दी गया है provision to subsection 8 of section 12। अब कस्टम लॉ में क्या चेंजेस आए हैं, तो पहला चेंज है सेक्शन 25 सब सेक्शन 4A। इसको अमेंड करके कुछ सर्टेन कैटेगरीज को एग्जेम्पशन, ड्यूटी एग्जेम्पशन से हटा दिया गया है जिसकी वैलिडिटी पीरियड 2 इयर्स थी। वो कौन से हैं? मल्टीलैटरल और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटीज, convention including with respect to UN agency, diplomats, international organization, privileges of constitutional authorities, schemes under foreign trade policy, central government scheme having a validity of more than 2 years, re-import, temporary import, goods import as gifts or personal baggage, any other duties of custom under any other law in force including IGST levied under section 3 subsection 7 of Custom Tariff Act। So these are the categories which are excluded from conditional custom duty exemption from a validity of
validity period of 2 years. Next, section 127 subsection C में एक सब सेक्शन 8A इंक्लूड करा है, इंसर्ट किया है, जो स्पेसिफाई करता है टाइम लिमिट ऑफ 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर सेटलमेंट कमीशन. सेटलमेंट कमीशन के आगे जो भी एप्लीकेशन फाइल है उसका टाइम लिमिट सेट कर दिया फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, जो कि 9 month है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. नेक्स्ट है कस्टम टैरिफ एक्ट्स के अमेंडमेंट्स हैं, जो कुछ रेट्रोस्पेक्टिव है और कुछ प्रोस्पेक्टिव है. तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स है सेक्शन 9 में. सेक्शन 9 के सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड किया गया है. कब से? 1 जनवरी 1995. इसमें कुछ एम्बिग्विटी एंड क्लैरिटी थे, उसको रिमूव करके अब मोर क्लेरिफाई किया है डिटर्मिनेशन एंड रिव्यू फॉर काउंटर बिलिंग ड्यूटी. मतलब काउंटर बिलिंग ड्यूटी से रिलेटेड जो भी क्लैरिटी थी एंड कुछ डाउट्स थे, तो उसको रिमूव करा गया है. नेक्स्ट सेक्शन 9A में अमेंडमेंट आया है सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6 के. इसमें भी कुछ एम्बिग्विटी क्लैरिटी चाहिए थी, तो उसमें ये एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड है, तो उसमें मोर क्लैरिफिकेशन एंड रिव्यू आया है. नेक्स्ट सेक्शन 9C में आया है is being amendment to remove ambiguity and clarify that appeals under this section lie against the determination or review thereof made by an authority in manner as specified by rules. तो सेक्शन 9A एंड 9C में अमेंडमेंट लाए हैं क्योंकि कुछ काउंटर वेटिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड अपील से रिलेटेड क्लैरिटी चाहिए थी. और कुछ प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स आए हैं कस्टम टैरिफ एक्ट में. प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स हैं जो कि एप्लीकेबल होंगे 2 फरवरी 2023 से, जो कि कल है. फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट इज अमेंडेड टू इंक्रीज द टैरिफ रेट ऑन सर्टेन टैरिफ आइटम. The first schedule of Custom Tariff Act 1975 is being amended to modify the tariff rates on certain tariff items as part of rationalization of custom duty rates structure. Heading 9801 of the first schedule of Custom Tariff Act is being amended to exclude solar power plants, solar power project from the purview of project imports with effect from date of assent. First schedule of Custom Tariff Act is also being amended to modify the tariff items entries with effect from 1st May 2023. So these are the important changes in budget 2023 regarding इनडायरेक्ट टैक्सेशन. और जो टैरिफ में चेंजेस आए हैं ये आपको मेमोरेंडम में मिल जाएगा, जिसको ने एक्सप्लेन भी किया था. जैसे कंपाउंडेड रबर में 10% से इंक्रीज करके 25% हो गया है, और 30 पर केजी विचएवर इज लोअर. देन इमिटेशन ज्वेलरी में चेंजेस आए हैं 20% और 400 पर केजी से बढ़ा के 25% और 600 पर केजी कर दिया है. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रिक किचन चिमनी में रेट बढ़ा दिया है 7.5 से 15% कर दिया है. बाइसिकल, टॉयज और पार्ट ऑफ टॉयज में इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम 30% टू 35%, 60 टू 70%. वैसे ही कुछ रेट्स मॉडिफाई भी हुए हैं, कम हुए हैं इसमें, लाइक इलेक्ट्रिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कैमरास, इसमें ये इंपोर्ट होंगे तो इसमें ड्यूटी निल लगेगी. कुछ एयरक्राफ्ट से रिलेटेड हैं, जो एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं उसमें 3% से 2.5% हो गया है. जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में चेंज आया है. सीड्स फॉर यूजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रफ लैब ग्रोन डायमंड्स, उसमें पहले 5% था, अब निल हो गया है. तो दीज आर दी लिस्ट ऑफ चेंजेस. इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी काफी रिडक्शन हुआ है. कैमरा लेंसेज अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो 2.5% ड्यूटी थी, अब निल हो गई है. ऑटोमोबाइल्स में इंक्रीज हुए हैं. इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में कम हुए हैं रेट्स. कैपिटल गुड्स में कम हुए हैं. स्पेसिफिक कैपिटल गुड्स मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लिथियम
ion cell for use in battery of electrically operated vehicle. इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जो बैटरी यूज होती है उसके सेल पे पहले एप्लीकेबल रेट से ड्यूटी लगती थी, अब नील लगेगी, तो इससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और रिड्यूस रेट में मिलेंगे। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ चेंजेस इन कस्टम टैरिफ एक्ट। होप आपको बजट 2023 में इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड क्या चेंज आया है ये समझ आया होगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहूंगी। थैंक यू।